नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका नेक्स्ट पार्ट। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटम, एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास। मीन्स कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिकुलर मास क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखें। और इससे पहले इस चैप्टर के कई सारे वीडियोज आ चुके हैं, अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअली है क्या, तो इसको समझने के लिए डिफिनेशन तक जाने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि एटॉमिक मास है क्या। फिजिक्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, उसमें मास और वेट के बारे में बात की थी। तो वैसे ही एटम्स अगर हैं, मैटर है, तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो एटम का भी अपना कुछ मास होगा। तो वो मास जो एटम का होगा वही एटॉमिक मास है। और वो एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये समझना है। और एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है, तो एटम के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ये बात हमने पहले भी की थी। और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनका मास होता है। और ये दोनों पार्टिकल कहाँ है, ये है न्यूक्लियस में। तो किसी भी एटम के जब हम मास की बात करेंगे तो वो मास एक्चुअली उसका न्यूक्लियस का मास होता है। और न्यूक्लियस का मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आ गई हुई कि एटॉमिक मास है क्या। एटॉमिक मास एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों मिला के और होता है क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। लेकिन डिफिनेशन तक पहुंचने से पहले आपको एक एटम के बारे में सपोज करना होगा, और वो एटम है कार्बन 12, C12। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर से अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर से अगर देखो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो 12 है। अब कार्बन के कई सारे एटम्स हो सकता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन एटॉमिक मास उसका 12 यूनिट हो सकता है उसका एटॉमिक मास 13 यूनिट हो सकता है उसका एटॉमिक मास 14 यूनिट हो। तो ये 12 यूनिट, 13 यूनिट और 14 यूनिट वाले कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी कार्बन के सैंपल में। जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन के एक एटम का मास 12 यूनिट ही हो, या कार्बन के एक एटम का मास 13 यूनिट हो या 14 यूनिट हो, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मास जो है वो कितना होगा। तो हमने कंसीडर किया है C12 को, तो C12 को कंसीडर किया है यहाँ पे। इनमें से हमने C12 को लिया। तो C12 को इसलिए लिया क्योंकि कार्बन 12 एक ऐसा एटम है कार्बन का जिसमें एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका जो एटॉमिक मास हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया 12 यूनिट। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। आपको याद करने के लिए मैंने 30 तक दिया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, लेकिन एटॉमिक मास 12। तो 12 कैसे हुआ, यहाँ पे हम C12 को ही कंसीडर कर रहे हैं, C12 को कंसीडर कर रहे हैं। 12 कैसे हुआ, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 हुआ। ठीक है, अब हम इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिर्फ यूनिट, इसे AMU पहले यूज किया जाता था, AMU लिखा जाता था।
अब सिर्फ यूनिट का यूज करते हैं तो यू लिखते हैं। कहता है द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास। किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक रिलेटिव मास है, मतलब कि कंपैरिजन है। किसके साथ कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन है कार्बन 12 के एक एटम के साथ। और कार्बन 12 का एक एटम के साथ भी पूरा नहीं, बल्कि कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट के साथ कंपैरिजन जो है वो रिलेटिव मास हमें बताता है एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है, कहता है द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम के एक एटम का मास कितना होगा, 12 यूनिट। क्यों 12 यूनिट, क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 यूनिट। ये 12 यूनिट क्या हुआ, ये हुआ C12 के एक एटम का मास। ठीक है, C12 के एक एटम का मास 12 यूनिट। इसका 12th पार्ट करेंगे, तो हमें 1 यूनिट मिल जाएगा, यानी कि 1/12 यूनिट करेंगे। तो 1/12 यूनिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 यूनिट। ये तो 12 यूनिट हुआ, इसका 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो 1/12 पार्ट करेंगे तो वो 1 यूनिट होगा। और इसी 1 यूनिट के साथ में कंपेयर करते हैं किसी भी एटम के मास को। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, तो हाइड्रोजन का मास जो है वो कितना आता है, वो आता है 1 यूनिट। प्रैक्टिकली देखा गया एग्जामिन करके कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का मास जो है वो 23 यूनिट है। तो सोडियम का मास 23 यूनिट होने का क्या मतलब है, सोडियम का मास 23 यूनिट होने का मतलब है कि ये सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से 23 टाइम्स हेवियर है। समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं। सोडियम का एक एटम का मास जो है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से 23 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 1 यूनिट का 23 टाइम है। या फिर मतलब कंपैरिजन लिया गया किससे, कंपैरिजन लिया गया कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से, उसी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कैसे दुकान में हम लोग जाते हैं तो किसी चीज़ को, मान लो हमको 5 केजी चीनी लेना है, तो हमको ये पता होगा कि 1 केजी चीनी कितना होता है, तब तो हम 5 केजी के बारे में बात करेंगे। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट पता होगा तब तो हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो C12 लिया गया, कार्बन 12। इससे पहले ऑक्सीजन को लिया जाता था, लेकिन कुछ इनकन्वीनियंट था वो, इसलिए ऑक्सीजन को हटा के फिर बाद में कार्बन 12 लिया गया। और उसका रीज़न यही रहा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सोडियम का मास अगर 23 यूनिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से 23 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी, जैसे ऑक्सीजन जो है वो उसका एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिट। 16 यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये C12 के एक एटम के 12th पार्ट से 16 टाइम्स हैवी है। समझ में आया। तो ये हमने समझा क्या, ये समझा एटॉमिक मास। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसका डिफिनेशन, और फिर मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखते हैं कुछ कंपाउंड्स का। तो चलिए अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास के केस में हम क्या कर रहे थे कि किसी एटम का कंपैरिजन कर रहे थे कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से, और यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करेंगे, मॉलिक्यूल के मास का कंपैरिजन करेंगे कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से। कंपैरिजन उसी से हो रहा है, लेकिन वहाँ एटम का कर रहे थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल का कर रहे हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो भी रिलेटिव मास है, कंपैरिजन का मास है, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ C12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। कार्बन 12 एटम जिसे हम 12 यूनिट मान रहे हैं, यानी कि उसका एक यूनिट कितना हो गया, 1/12 पार्ट हो गया, उसके साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, वहाँ हाइड्रोजन के एटम का एग्जांपल लिया था। तो हाइड्रोजन के एटम का मास 1 यूनिट था, 1 यूनिट, तो ये उसका एटॉमिक मास यूनिट था। लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में हमें पता है कि हमेशा H2 होता है।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है और इसका जो मॉलिकुलर मास होगा वो 2 यूनिट है। तो अगर मॉलिकुलर मास इसका 2 यूनिट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टाइम्स हेवियर है। किससे 2 टाइम्स हेवियर है? 2 टाइम्स किससे हेवियर है? तो 2 टाइम्स हेवियर है C12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से, 1/12 पार्ट से ये 2 टाइम्स हेवियर है। ठीक है, जिसका जितना भी मास आएगा मॉलिक्यूल का वो उतना टाइम्स हेवियर होगा कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से। अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सीखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, सब जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में उन सब का एटॉमिक मास लिख के सम कर देना है, ऐड कर देना है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सबसे सिंपल से लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, मान लो कि हमने एग्जांपल लिया मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए किसका, H2O का। तो H2O में देखें कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन का मास एक यूनिट का कितना होता है? 1। तो 2 है तो 2 इंटू 1। और ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है? 16। तो कितना है ये? 1 है तो 1 इंटू 16। तो ये कितना है? 2। और ये कितना आया? 16। तो टोटल कितना हो गया? 18। तो 18 यूनिट मास हुआ H2O के एक मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसका मास कितना आया? 18 यूनिट आया। अगर इस यही हम लोग लेते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से बना कर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास अगर CO2 का निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सा एलिमेंट है। कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कार्बन का मास कितना होता है? एक का 12। तो 1 इंटू 12, यहाँ पे ये 2 है। और ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है? 16 यूनिट। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। और इसका कितना हो गया? 12। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया? 44 यूनिट। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो आया वो कितना आया? 44 यूनिट। बात समझ में आई? 44 यूनिट कैसे आया? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था? 2। और एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है? 16 यूनिट। 16 गुने 2 के 32। और कार्बन कितना था? 1। तो 12 गुने 1 12। अब ये 44 यूनिट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 44 टाइम्स हेवियर है। 44 टाइम्स हेवियर है। किससे हेवियर है? 44 टाइम्स हेवियर है कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से 44 टाइम हेवियर है। बात समझ में आई? तो वीडियो के एंड में आपको कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे और आपको उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और पहले 10 जिन लोगों का आंसर सही आएगा उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेड होगा यहाँ। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक द वीडियो एंड वांट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।